everyone, welcome to Exam Total Lectures. This video is of Class 11, Chapter 2, Structure of Atom, and this is part 17 of this chapter. In this video, we are going to cover topic photoelectric effect. So अभी तक हमने पार्ट 16 में हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जिससे ये वाला टॉपिक डायरेक्टली कनेक्टेड है. वो कैसे कनेक्टेड है, लेट्स सी. वी नो दैट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. उसका वेव करेक्टर के बारे में हमने डिस्कशन किया, किस तरह से साइंटिस्ट ने वेव करेक्टर एस्टैब्लिश किया. देन वी सॉ दैट किस तरह से पार्टिकल नेचर पिक्चर में आया कि पार्टिकल नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का. एंड नाउ इट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सबसे पहले देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि जब भी कोई मेटल सरफेस है, सपोज ये एक मेटल सरफेस है, उसमें इस तरह से सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बाइंडेड है, ठीक है. तो जब इस मेटल सरफेस पे लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लें, या फोटोन जब पड़ेगा, ठीक है. फोटोन क्या होता है, हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ा है, उसमें हमने देखा था कि लाइट पैकेट्स की फॉर्म में होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है. और जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, यानी कि क्वांटाइज्ड होती है, को कहते हैं वन क्वांटा. लेकिन जब हम लाइट की बात करते हैं तो इसी क्वांटा को हम क्या कहते हैं, फोटोन. सो जब लाइट मेटल सरफेस पे पड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन है आउटर सरफेस पे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ दिस लाइट, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट हो जाते हैं, यानी निकल जाते हैं. सिंपल डेफिनेशन ये रहती है कि द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक तरह का फिनोमेना इज अ फिनोमेना इन विच व्हेन अ फोटोन हिट्स एन इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस, के ऊपर हिट किया मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है. अब ये फिनोमेना कैसे होता है, इसके ऊपर वर्क काफी साइंटिस्ट कर रहे थे. नॉट ओनली नाउ, जो इस्टेब्लिश किया एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे प्रूव किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला एल्बर्ट आइंस्टीन को. लेकिन इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट वो किसको जाता है, वो जाता है हेनरिक आर हर्ट्ज को, यानी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज को. हेनरिक आर हर्ट्ज ने 1887 में परफॉर्म किया था बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट और डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को. उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा था इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्पार्क को ऑब्जर्व किया था इन्होंने. सो जो ऑपरेटर्स इन्होंने यूज किया था वो कुछ इस तरह से था. तो यहाँ पे एयर गैप में जो दो मेटल बॉल्स हैं, उसके एयर गैप जो है, उस एयर गैप के बीच में एक स्पार्क आता है, ऑब्जर्व किया था. अब ये जो मेटल बॉल है, ये डिफरेंट मेटल्स यूज करके इन्होंने किया, जैसे पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. इसके बाद इस ऑब्जर्वेशन के बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसी चीज पे वर्क किया. जे थॉमसन ने भी वर्क किया, और ये जितने भी साइंटिस्ट थे, दे वर वर्किंग ऑन दिस इफेक्ट बाय यूजिंग क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है. क्लासिकल फिजिक्स का ये लोग सहारा ले रहे थे, उसके बेसिस पे ये एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई कर रहे थे. क्लासिकल फिजिक्स यानी कि वेव थ्योरी, जो जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव माना जाता है. तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो थ्योरी ये दे रहे थे और एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व हुआ. सिंपल यही था कि जब लाइट एक मेटल सरफेस पे पड़ती है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और इस एमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है. डिफ्लेक्शन कब आएगा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे, यानी एनोड की तरफ चले गए, तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट जनरेट होता है. जो मूवमेंट ऑफ द करंट क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आया है, द मूवमेंट क्या होगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, बिकॉज करंट मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होती है, उसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट मूव करता है. सो इट विल बी लाइक दिस. सो ये सिंपल चीज है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होती है.
एक्सपेरिमेंट में क्या क्या मिलता है और वो अलग है जो क्लासिकल फिजिक्स वेव थ्योरी उसे एक्सप्लेन कर पा रही है। एंड फाइनली क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर बेस्ड जो भी एक्सप्लेनेशन थी वो फेल होती है, और वो कहाँ होती है, लेट्स सी। एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। जैसे ही सपोज ये एक मेटल है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई, एकदम से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो जाते हैं, यानी कि नो टाइम लैग। क्लासिकल फिजिक्स में क्या है, वेव थ्योरी है। वेव्स अगर हम लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे कि ये है वेव, अगर आप लेंगे तो क्या होगा, वो कंटिन्यूसली आएगी, ठीक है, एनर्जी डिफ्यूज्ड है, कंटिन्यूसली आएगी, तो इलेक्ट्रॉन निकलने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं निकलेगा। तो इतनी एनर्जी मिल जाए एक इलेक्ट्रॉन को कि वो निकल जाए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी। लेकिन मॉडर्न थ्योरी पे जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने बाद में प्रूव किया था, जिसमें उसमें उन्होंने क्वांटा की बात की थी, यही अगर क्वांटा से टकराएंगे, क्वांटा में क्या होता है, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, एक एक फोटोन में एक एनर्जी होती है। तो एक फोटोन जब टकराएगा, तो अगर उतना सफिशिएंट एनर्जी वाला फोटोन इस मेटल सरफेस पे टकरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एकदम निकल जाएंगे। सो नो टाइम लैग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडर्न फिजिक्स को सपोर्ट कर रहा है, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बाद में जस्टिफाई किया था। यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स फेल होती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एकदम इजेक्ट होते हैं, ये फिनोमेना इंस्टेंट होता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये था दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is directly proportional to intensity or is directly proportional to the brightness of the light। ये सही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इंटेंसिटी से, लेकिन वो कब निकलेंगे ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये नहीं कि आप बहुत इंटेंस लाइट डाल दो किसी भी फ्रीक्वेंसी की और इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने से उस पर्टिकुलर लाइट का जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सो दिस इज राइट एंड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस ऑफ लाइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, वो नहीं होता, इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी का, जिसे हम न्यू नॉट भी कहते हैं। ये क्या है, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि हर मेटल की अलग होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे बिलो विच इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो कम से कम आपको ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक एक लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और हर मेटल पे ये डिफरेंट मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, यानी कि एक एटम है किसी मेटल का, एटम में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में और ये बाइंडेड होते हैं ऑर्बिट्स में। तो डिफरेंट मेटल्स की बाइंडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है इस इलेक्ट्रॉन की, वो डिफरेंट होती है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ठीक है, डिफरेंट मेटल का वो डिफरेंट होता है वो फ्रीक्वेंसी। सपोज ये मेटल पोटेशियम है तो इसका कितना होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्व हो जाए, उसे हम कहते हैं न्यू नॉट। हम एग्जांपल और क्लियर करेंगे कि डिफरेंट मेटल्स का कैसे डिफरेंट होता है। सो एट अ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है कुछ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक स्पीड से निकलता है, काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर निकलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, ठीक है, ये
इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड। कुछ एनर्जी यूज हो जाती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को निकालने में, एंड बाकी की एनर्जी कहाँ यूज होती है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है। इसमें कुछ में तो इलेक्ट्रॉन निकलने में ही एनर्जी यूज हो जाती है और बाकी की एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स ने कहा था। अभी हम कंपेयर भी करते हैं कि कहाँ क्लासिकल फिजिक्स ने क्या कहा और मॉडर्न फिजिक्स क्या कहे। अब ये जितने भी ऑब्जर्वेशन हमें दिखे एक एक्सपेरिमेंट करने में, जो कि हर्ट्ज ने भी एक्सपेरिमेंट किया, तो ये ऑब्जर्वेशंस आए थे, ये क्लासिकल लॉ पे एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। ठीक है, क्लासिकल लॉ के जो भी लॉज थे, यानी वेव थ्योरी के जो भी लॉज थे, उसके ऊपर ये एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। एक्सपेरिमेंट हुए जा रहे थे। उसके बाद जे थॉमसन ने भी उस पर वर्क किया था, हमने बताया। तो उसके बाद 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन, जर्मन बॉर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, वेरी फेमस। इन्होंने एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बाय यूजिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो कि हमने लास्ट पार्ट में पढ़ी है, पार्ट 16 में। अगर आपने वो नहीं पढ़ी, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, चेक दैट वीडियो। लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11 के जितने भी वीडियोस हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। चेक दोज वीडियोस। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या होती है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स पे इन्होंने बात, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। तो उस बेसिस पे इन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेसिस पे इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जस्टिफाई किया। इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स में जैसे स्पेशल रिलेटिविटी है, ब्राउनियन मोमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि इन्होंने पब्लिश किया था 1905 में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही इन्हें नोबेल प्राइज मिला 1921। डिस्कवर हर्ट्ज ने किया था, लेकिन उसे जस्टिफाई और उस फिनोमेना को प्रॉपरली एक्सप्लेन किसने कर दिया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में। सो आयरनी आप देखिए कि जिस एक्सपेरिमेंट को हर्ट्ज ने शुरू किया था और डिफरेंट साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट को यूज कर रहे थे वेव नेचर को प्रूव करने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है, वही एक्सपेरिमेंट यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही फर्स्ट एविडेंस बना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनका पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, दिस इज द आयरनी। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और क्लासिकल थ्योरी में क्या डिफरेंस रहा, जो इलेक्ट्रॉन है, पहली बात तो एक्सपेरिमेंटली ये बोला गया कि वो इजेक्ट होती है मेटल सरफेस से एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स। ठीक है, यानी कि नो टाइम लैग। सो अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो देयर शुड बी सम टाइम लैग, ठीक है, इन द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये कंटिन्यूस होती है। ये हमने एक्सप्लेन अभी पीछे ही किया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल की अलग होती है, वो फ्रीक्वेंसी जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। सो frequency nu is more than nu naught, the ejected electron they come out with certain kinetic energy. So लेकिन क्लासिकल फिजिक्स क्या कहेगी, इलेक्ट्रॉन शुड एमिट फॉर ऑल द वेवलेंथ ऑफ लाइट, सभी वेवलेंथ पे एमिट होना चाहिए। ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि सभी वेवलेंथ पे या सभी फ्रीक्वेंसी आप कह लो, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज लैम्डा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो चाहे आप वेवलेंथ कह लो चाहे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे तो सभी वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते। मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो, एंड उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ऑब्जर्वेशन ये देखी गई कि काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कितनी इंटेंसिटी है, जबकि क्लासिकल थ्योरी कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज होनी चाहिए इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, जिसको कि हम अभी देखेंगे कि किस तरह से ये एक्सप्लेन किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल।
कम से कम जो एनर्जी चाहिए। दिस इज 5h न्यू नॉट। हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ये वर्क इसके बारे में पढ़ा है। इट इज द मिनिमम एनर्जी इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। अब ये कैसे प्रूव करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। लेट्स सी, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक मेटल सरफेस है। एग्जांपल में क्या लिया है? पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है K। पोटेशियम लेके उसके ऊपर जब रेड लाइट इंसिडेंट की गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक यानी कि पीई कह लें अगर, तो वो नहीं होता। नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू कितनी होती है? दैट इज 4.3 से लेके टू 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अब ब्राइट से ब्राइट रेड लाइट भी ले आए तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। ब्राइटनेस मतलब किसी भी इंटेंसिटी की लाइट आप डाल दें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। और कितनी भी देर आप डाल लें, कितने भी घंटा डाल दें, तो देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन जैसे ही हम एक हल्की सी येलो लाइट इस पे इंसिडेंट करते हैं, येलो लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 5.1 to 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। फेंट सी भी डालें, हल्की सी भी, कम ब्राइटनेस की भी डाल दें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पोटेशियम में हो जाता है। इसी तरह ग्रीन लाइट डालें या ब्लू लाइट डालें इस फ्रीक्वेंसी की, बिकॉज ये येलो से ऊपर है फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम डालें तो एकदम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, यानी कि न्यू नॉट ऑफ पोटेशियम जो है वो कितना है? दैट इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज ऑफ पोटेशियम। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना है। सो इससे हमें क्या पता लगा कि ब्राइटनेस के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड नहीं करता। मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, जैसे कि पोटेशियम का इतना है, इतने से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर आप पोटेशियम मेटल के ऊपर डालेंगे, पोटेशियम मेटल के ऊपर डालेंगे तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फिर वो चाहे कितनी भी ब्राइटनेस की रेड लाइट आप डाल दें, उसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं होगा ये डिपेंड नहीं करता। वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा इसका? वर्क फंक्शन अगर फाई कैसे निकलेगा हमने अभी देखा, दैट इज h न्यू नॉट। h आपको पता है दैट इज दी प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है? दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल्स सेकेंड। सो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। जैसे पोटेशियम का 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होता है तो आपको फाई पता लग जाएगा। फाई इज व्हाट? अभी हमने देखा, दैट इज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम आप निकाल लेंगे। ऐसे ही डिफरेंट मेटल्स का अगर हम देखें तो उनका वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है, जिसको कि हम W0 या फिर फाई वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, वो इजी होता है। तो जैसे लिथियम मेटल का वर्क फंक्शन कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में? दैट इज 2.42। इसी तरह सोडियम का होता है 2.3, पोटेशियम का is 2.25, मैग्नीशियम का is 3.7, कॉपर का it is 4.8 and सिल्वर का it is 4.3। यानी कि इतना मिनिमम एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को इनके आउटर शेल से निकालने। सो ये तो बात हो गई वर्क फंक्शन। सो लेट्स सी किस तरह से एक्सप्लेन किया एल्बर्ट आइंस्टीन ने। कुछ इक्वेशंस देखते हैं जो ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया गया और किस तरह से उसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो शाइनिंग हम क्या कर रहे हैं मेटल सरफेस पे लाइट को, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एज जैसे कि आप शूटिंग कर रहे हो एक बीम ऑफ पार्टिकल्स को, जिसको कि हम फोटॉन्स कहते हैं ऑन द मेटल सरफेस। जब आपने एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटॉन
एक मेटल के ऊपर डाल सफिशिएंट एनर्जी है उसमें, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल से इजेक्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है कि वो फोटोन अपनी एनर्जी, ये फोटोन है, फोटोन हमने पढ़ा था इट इज पैकेट ऑफ एनर्जी। एक फोटोन जो है वो एक पैकेट है एनर्जी का, तो हर फोटोन में एनर्जी है। तो जैसे ही एक एनर्जी लेके एक पैकेट आया मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो गया, इजेक्ट आउट हो गया। ठीक है, ये फोटोन जो है वो अपनी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर करता है। जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन रहे और जो आइंस्टीन ने जैसे एक्सप्लेन किया, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी और लाइट फ्रीक्वेंसी का क्या ग्राफ रहता है आप देखेंगे। यहाँ पे 0 है, यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन की, 0, क्योंकि जब तक न्यू नॉट नहीं आ जाता, न्यू नॉट क्या है, दैट इज दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अटेन नहीं होती, उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं पड़ती मेटल सरफेस पे, तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आता, और उसके बाद लीनियर ग्राफ है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे आपकी काइनेटिक एनर्जी शुरू होती है। उसके बाद क्या है कि जितनी भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आप लाइट डालेंगे, न्यू नॉट जो यूज होगा, न्यू नॉट यूज हो गया, उतनी एनर्जी यूज होगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। बाकी की जो भी एक्सेस में जो भी एनर्जी होगी वो कहाँ यूज होगी, वो यूज होती रहेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की लाइट इंटेंसिटी पे क्या फर्क रहता है, तो कोई फर्क नहीं रहता। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट आ गई, ठीक है, न्यू मोर देन न्यू नॉट है, उसके बाद आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लें, उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करता। लेकिन जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा, न्यू नॉट के ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट ग्राफ है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या डिपेंडेंस होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं और इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। यू कैन सी हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होगा कि न्यू नॉट तक तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है जब तक न्यू नॉट ना आ जाए, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना है। जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही क्या होता है, एनर्जी थ्रेशोल्ड आ गई वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर जिसे आप कह लो ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे जैसे आप हाई इंटेंसिटी करते जाएंगे वैसे वैसे कितने इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी क्या हुई, मतलब एक मेटल पे ज्यादा से ज्यादा फोटोन पड़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो निकल सकते हैं। कम फोटोन पड़ रहे हैं, इंटेंसिटी कम है, तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ज्यादा से ज्यादा फोटोन पड़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सो दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन करंट जो है, और इंटेंसिटी पे ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ाने से, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी ज्यादा करंट होगी। ये तो ऑब्वियस है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। सो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इक्वेशंस देख लेते हैं। तो अभी तक हमें क्या पता लगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अगर जो फोटोन मेटल प्लेट पे पड़ रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी जो वर्क फंक्शन चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन पड़ रहा है मेटल के ऊपर, तो एक्सेस एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एक्सेस एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेगा एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उतनी स्पीड से वो दूसरी तरफ चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। सो पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है।
ठीक है, बिकॉज E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी कितना होगा एक फोटोन का, वो क्या है, प्लैंक ने ये इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू, हमने लास्ट पार्ट में देखा था। तो जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी जितनी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और यू कैन से इट इज एनर्जी इज हियर काइनेटिक एनर्जी। ओके, डायरेक्टली इट्स सेम, एनर्जी किसकी है, काइनेटिक एनर्जी, तो उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड वर्क फंक्शन क्या होता है, जिसे W नॉट या फिर फाई हम कह देते हैं, दैट इज H न्यू नॉट। ठीक है, वर्क फंक्शन यानी कि वो वर्क करना, उतना काम करना है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो बेसिकली जो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन क्या रहेगा, उस एनर्जी में एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी उतनी एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और बाकी की बची एनर्जी कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में। सो मिनिमम एनर्जी यानी वर्क फंक्शन जो रिक्वायर्ड है दैट इज H न्यू नॉट, एंड इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे, ठीक है, H न्यू यानी जितनी एनर्जी एक फोटोन के पास है दैट इज H न्यू, उसमें से आप H न्यू नॉट वाली एनर्जी निकाल लो, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर्ड एज, वो क्या है, दैट इज ट्रांसफर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ प्रिंसिपल, जो बचा है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ MeV स्क्वायर। ठीक है, Me क्या है, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड V हियर इज द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो जाएगा एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी सारे सिंबल्स आपको पता है। सो एनर्जी बंडल जो है दैट विल एमिट इलेक्ट्रॉन इमीडिएट। अब यहाँ पे ये चीज हमें नोट करने की है, सपोज रेड लाइट पड़ रहा है एंड रेड लाइट की इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स हम ज्यादा भेज रहे हैं लाइट के, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर फोटॉन, एक फोटॉन ही यूज होता है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, एक फोटॉन की एनर्जी तो इंक्रीज नहीं कर रहे ना। सो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे वो तो बढ़ते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन पे एट अ टाइम एक ही फोटॉन स्ट्राइक कर सकता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, बिकॉज ये जो स्ट्राइकिंग होती है वो एक फोटॉन का एक इलेक्ट्रॉन से होता है, तो उस पर्टिकुलर फोटॉन की क्या एनर्जी है इस पे ही डिपेंड करता है। ये नहीं होता 10 फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। सो लाइट इंटेंसिटी का करंट पे क्या डिपेंड करता है, जो हमने ग्राफ देखा वही है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट की, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा हो गए, तो एक मेटल पे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब मोर नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, बिकॉज एट अ टाइम एक इलेक्ट्रॉन पे एक ही फोटॉन स्ट्राइक कर सकता है। सो जितने ज्यादा फोटॉन होंगे वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटॉन स्ट्राइक करेगा।